इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? अगर आप किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करें सच दैट कि उस फोर्स की वजह से बॉडी की शेप चेंज हो जाए, तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा इस प्रोसेस में वो बॉडी में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और उस एनर्जी को यूज करके बॉडी खुद भी वर्क कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास यहां पर एक स्प्रिंग लगी हुई है जिसका एक एंड एक वॉल से अटैच्ड है, ये ग्राउंड है, ये वॉल है, और इस स्प्रिंग का एक एंड वॉल से अटैच्ड है और दूसरा एंड फ्री है। और ये जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है ये दिखाता है कि स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो इतनी है, यानी स्प्रिंग को जब आप खींच नहीं रहे हो या जब आप कंप्रेस नहीं कर रहे हो तो उसकी जो लेंथ है उसको दिखाने के लिए डॉटेड लाइन ड्रॉ करी गई है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ। ठीक, तो इस स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो इतनी है। अब आपने इसके फ्री एंड पे एक फोर्स लगा के इसको ऐसे खींचा तो ये खिंच जाएगा, है ना, और ये इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई। मान लेते हैं इस एक्सटेंशन को हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है, मान लो इसमें x एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई, तो आपने फोर्स लगाई, है ना, आपने खींचने के लिए फोर्स लगाई और उस फोर्स की वजह से इसमें x एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई, तो फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क हुआ। अब क्या होगा कि आपने जो वर्क किया है इसको खींचने के लिए वो वर्क इसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जब आप इस स्प्रिंग को छोड़ोगे तो आप सब जानते हो कि जब आप इसको छोड़ोगे तो स्प्रिंग वापस जाएगा। वापस जाने का क्या मतलब है कि ये स्प्रिंग खुद काम कर रहा है ना, तो इसमें काम करने की एनर्जी आई कहां से? ये जो आपने इसको खींच के इसमें जो एनर्जी स्टोर करवाई है उस वजह से ये क्या कर रहा है, ये वर्क करने लगा। और जब आप इसको छोड़ोगे तो ये उस एनर्जी को यूज करके वापस जाएगा। सिमिलरली अगर आप उसको कंप्रेस नहीं करते हो, आप फोर्स लगाते हो ऐसे, सॉरी एलोंगेट नहीं करते हो, आप फोर्स लगाते हो ऐसे, तो वो कंप्रेस हो जाएगा। इस बार हम मान लेते हैं कि इसका जो कंप्रेशन है वो x है, तब भी आपने वर्क किया क्योंकि फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट भी हुई। तो जब आप फोर्स को छोड़ोगे तो ये वापस आएगा। तो जब भी हम किसी स्प्रिंग पे या किसी भी बॉडी पे, स्प्रिंग का एग्जांपल लेना बेटर है क्योंकि स्प्रिंग की शेप चेंज करना आसान होता है और बात समझ में भी क्लियरली आ जाती है। तो जब भी आप स्प्रिंग पे फोर्स लगाओगे सच दैट कि आप स्प्रिंग की शेप चेंज कर रहे हो, चाहे आप उसको एलोंगेट कर रहे हो चाहे उसको कंप्रेस कर रहे हो, तब जो आप वर्क करते हो स्प्रिंग पे वो वर्क स्टोर हो जाता है स्प्रिंग के अंदर इन द फॉर्म ऑफ समथिंग विच इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम करने वाले हैं। उसके लिए हमें समझनी पड़ेगी एक चीज विच इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है बच्चों? रीस्टोरिंग फोर्स नाम से पता लगाओ, रीस्टोरिंग फोर्स यानी कि जो बॉडी की शेप को रीस्टोर करती हो वो फोर्स। रीस्टोर मतलब वापस उसकी ओरिजिनल शेप में लाती हो। अब आप सोचो कि जब आपने स्प्रिंग को खींचा तो आपने स्प्रिंग की शेप चेंज करी, और जब आपने स्प्रिंग को छोड़ा तो स्प्रिंग वापस अपनी शेप में आया। इससे एक बात क्लियर होती है कि स्प्रिंग के अंदर भी कोई फोर्स लग रही है जो स्प्रिंग को वापस उसकी शेप में लाती है, और उसको हम Fs से डिनोट करेंगे विच इज द रिस्टोरिंग फोर्स। आपने जब इसको इधर खींच के छोड़ा तो ये वापस इधर गया, ऑब्वियसली बिना फोर्स के तो जाएगा नहीं, तो इस पे इस तरफ एक फोर्स लग रही है। जब आपने इसको कंप्रेस करके छोड़ा तो ये इधर गया, तो ऑब्वियसली ये बिना फोर्स के तो जाएगा नहीं, तो इधर एक फोर्स लग रही। यानी स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स लग रही है जो उसकी शेप को वापस लाना चाहती है, शेप को वापस रिस्टोर करना चाहती है, इसलिए हम उस फोर्स को क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। और वो रिस्टोरिंग फोर्स हमने ऐसा देखा कि वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है Fs से मैं उसको ले रहा हूं, वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। मतलब आपने कितना खींचा या कितना कंप्रेस किया, रिस्टोरिंग फोर्स उसके प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा खींचोगे उतनी ही ज्यादा इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, और जब आप छोड़ोगे उतनी ज्यादा फोर्स से ये वापस जाएगा। या जितना कंप्रेस करोगे उतनी ज्यादा इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, जब छोड़ोगे उतनी ही ज्यादा फोर्स से ये वापस आएगा। समझ में आया? तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो आपकी जो एक्सटेंशन है या कंप्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहां पे हम लगाएंगे माइनस का साइन, क्योंकि क्लियरली हम देख सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के, ये कंप्रेशन के या एक्सपेंशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? आप कहां से मेजर करोगे इसका कंप्रेशन? ऑब्वियसली नेचुरल लेंथ जो है वहां से मेजर करोगे।
तो अगर हम देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो इस तरफ हुई है ना, इस तरफ हुई है, और रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है। सिमिलरली यहां पे अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुई है और रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट है। उसके लिए हमने यहां पे नेगेटिव साइन लगा दिया। और आप जानते हो कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और यहां पे हमने वो कांस्टेंट लगा दिया के दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन और कंप्रेशन, दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। इस लॉ के बारे में काफी चर्चा करनी है हमको सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में, अभी हम इसको नहीं छेड़ते, अभी हम इसको जरा वर्क एनर्जी पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि यहां पे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला हो गया माइनस के एक्स, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो के जो है इसको क्या बोला जाता है, के को बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, के को क्या बोला जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक। और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करता है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, मतलब किसी पे भी डिपेंड करता हो, क्या है ये, क्या बताता है, ये बताता है कि आप देखो स्प्रिंग कांस्टेंट के की जो वैल्यू है वो ऐसे निकाली जाएगी Fs बाय एक्स, है ना, जिससे ये पता चलता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट है फोर्स अपॉन। अच्छा एक चीज यहां पे और नोट कर लो आप कि अगर आप स्प्रिंग को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच रहे हो, तो इसका मतलब है कि जितनी उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रही है आपको उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी ना, है ना। अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच रहे हो तो जितनी रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रही है आपको भी उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आप ज्यादा लगाओगे तो एक्सेलरेट होगा। मुझे ये एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए कि रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है, ये नहीं कि मुझे एक्स्ट्रा फोर्स लगानी है और मुझे एक्सेलरेट करना है, तब तो मैं सही से मेजर ही नहीं कर पाऊंगा ना। अगर मैं स्प्रिंग की फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाता हूं, अगर मैं स्प्रिंग की फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाता हूं तो मुझे जो टोटल वर्क करना पड़ेगा वो तो एक तो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जो करना पड़ा प्लस जो मैंने एक्स्ट्रा फोर्स लगाई वो करना पड़ा, तब उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो वो है जो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जो हमें वर्क करना पड़ा उस वजह से जो एनर्जी स्टोर हुई है स्प्रिंग में, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारी जो फोर्स होगी F वो Fs के हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगी, राइट, ताकि हम कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जा सकें। भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ, कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाना हो तो नेट फोर्स आपको क्या करनी पड़ती है, जीरो करनी पड़ती है ना। तो इसको अगर आप F बाय एक्स भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि Fs और F तो बराबर है। अच्छा तो स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया F बाय एक्स, इसका मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि F ज्यादा और X कम है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट उन स्प्रिंग्स का ज्यादा होगा या उस केस में ज्यादा होगा जब आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी लेकिन एक्सटेंशन कम पैदा हुई, एक्सटेंशन कम हुई। ऐसा कौन से स्प्रिंग्स में होता है, जो हार्ड स्टिफ स्प्रिंग्स होते हैं, है ना, बहुत हार्ड है तो बहुत मुश्किल से खींचते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगाता हूं तो कम एक्सटेंशन पैदा होती है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाता हूं तो कम कंप्रेशन पैदा होती है। तो जो हार्ड स्टिफ स्प्रिंग्स हैं उनका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, और अगर फोर्स कम है और एक्स ज्यादा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। तो जो लचीले फ्लेक्सिबल स्प्रिंग्स हैं उनका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है। और SI यूनिट ऑफ के, तो मैं पहले यहां पे ये दो पॉइंट्स लिख देता हूं, K इज मोर फॉर हार्ड स्टिफ स्प्रिंग्स and K is less for flexible springs. SI unit of K न्यूटन पर मीटर, है ना। SI यूनिट ऑफ K इज न्यूटन पर मीटर बिकॉज K का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, सो न्यूटन पर मीटर, ठीक। तो इतनी फोर्स लग रही है, अब इतनी फोर्स अगर लग रही है और फोर्स का फॉर्मूला अगर हम देखें तो जो देखो अभी मैंने क्लियर कर दिया, तो जो मैं फोर्स अप्लाई करूंगा F,
उसको मैं माइनस के एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। तो अगर मैं ये फोर्स अप्लाई करता हूं और ये फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रही है, यानी ये कांस्टेंट नहीं है ना, फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे मैं खींचूंगा एक्स बढ़ेगा तो ये फोर्स भी बढ़ेगी। तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? दिस इज अ वेरिएबल फोर्स, एंड फॉर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन यूज करते हैं, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम नहीं लगा सकते, क्योंकि पूरी डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स जो है वो कांस्टेंट है ही नहीं। मान लो इसकी इनिशियली डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, ऑब्वियसली इनिशियली तो डिस्प्लेसमेंट जीरो थी क्योंकि अपनी नेचुरल लेंथ में था। फिर मैंने इसको खींचा और इसकी डिस्प्लेसमेंट मैंने कर दी एक्स नॉट, इसकी एक्सटेंशन मैंने कर दी एक्स नॉट, तो मुझे लगातार कांस्टेंट फोर्स थोड़ी ना लगानी पड़ी, मैं तो वेरिएबल फोर्स लगा के ऐसा किया हूं। तो मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकता। तो मुझे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी मैंने कितना वर्क किया इसको एक्सटेंड करने के लिए, वो निकालने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन का फंडा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के अंदर जो मैंने आपको सिखाया था। ठीक, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, small work done to extend the spring by dx or compress हल्का सा मैंने इसको सपोज खींचा, है ना, x तो मैं इसको खींच चुका था, जब मैं इसको x खींच चुका हूं तो मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूं? kx, और फिर मैंने उसको वहां से dx, मान लो हल्का सा dx और खींचा। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई? x तो आप इसको ऑलरेडी खींच चुके हो, फिर x से आपने इसको हल्का सा dx और खींचा, तो उसके लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? dw f यानी माइनस के एक्स इंटू dx इंटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि हम किसका वर्क निकाल रहे हैं? हम तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क निकाल रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स जो है उसके अगेंस्ट हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है? तो स्प्रिंग फोर्स इसको इधर खींच रही है, तभी तो आपको इसको इधर खींचना पड़ रहा है। स्प्रिंग फोर्स आपको इधर खींच रही है पर आप इसको इधर ले जा रहे हो, तो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ रहा है? तो स्प्रिंग फोर्स और एक्सटेंशन के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। कॉस 180 होता -1, तो dw इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस kx dx। तो टोटल वर्क डन टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन x नॉट, टोटल वर्क डन टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन x नॉट, इसको हमने जीरो से कितना खींचा? x नॉट खींचा, kx dx, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और हमें मिल जाएगा कि हमें टोटल कितना वर्क करना पड़ा है इसको जीरो से x नॉट खींचने के लिए, और वही इसकी क्या होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो W आ गया, K तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया, अंदर बचा x। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ, x²/2 हो गया, क्योंकि x की पावर है 1, 0 to x नॉट, W इक्वल टू K/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, W इक्वल टू हाफ kx नॉट स्क्वायर। तो इतना अपने को वर्क करना पड़ा इसको x नॉट खींचने के लिए। ठीक है, इसको फाइनली x नॉट खींचने के लिए हमें टोटल इतना वर्क करना पड़ा। तो अगर इसकी कोई भी एक्सटेंशन हो x, है ना, कि जैसे स्प्रिंग जो है वो हमने 5 सेंटीमीटर खींचा या 8 सेंटीमीटर खींचा, कोई भी एक्सटेंशन हमें पता है x, तो वहां तक लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? हाफ kx स्क्वायर, और वही जो है वो स्प्रिंग की क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो this work is stored in the spring in the form of
elastic potential energy, in the form of elastic potential energy. Therefore, U, elastic potential energy is U half k x square. General formula elastic potential energy का is U equal to half k x square, where x is compression or elongation. compression और कितना कंप्रेस किया या कितना एलोंगेट किया स्प्रिंग को, तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा और यही स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।